चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह मिशन सक्सेस इंस्टीट्यूट सीटेड क्लासेस। चलिए हम लोग सीडीपी का पहले आज जो क्यूज का क्वेश्चन गया है उसका सलूशन कर लेते हैं। तो पहले हम लोग सीडीपी करेंगे, उसके बाद हिंदी करेंगे, संस्कृत करेंगे, ईवीएस करेंगे, मैथ करेंगे, इंग्लिश करेंगे, मतलब 6 सब्जेक्ट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले आते हैं हम लोग सीडीपी पे। 10 क्वेश्चन हैं, शायद 9 या 10 क्वेश्चन हैं, उसको देख लेते हैं। यदि हमारे चैनल पे पहली बार आप हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंच जाए। लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ लोग, जितने भी लोग सीटेट की तैयारी करने वाले हैं। और यदि आपके मोबाइल में, फ़ोन में सब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं आता होगा तो ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब का ऑप्शन है, जो मेरा ग्रीन कलर का लोगो है, फ़ोटो है मेरा, उस पर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा सब्सक्राइब का ऊपर में ही। बहुत लोग बोलते हैं कि सर सब्सक्राइब का ऑप्शन ही नहीं है, तो सब्सक्राइब का ऑप्शन जब मेरा जहाँ फ़ोटो एक गोल में ग्रीन दिखा रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में फ़ोटो के साथ नीचे में सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। एक बच्चा है जो यह तर्क देता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है। कोहलबर्ग से एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा एक क्वेश्चन है आपका कि हिंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत होता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पे है। इन दो क्वेश्चन में जो बच्चे हैं बहुत कन्फ्यूजन में है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, कि एक बच्चा यह तर्क देता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करना चाहिए, यदि वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो क्या होगा, उसको पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, उसको सजा मिलेगा। कहाँ जेल भेज दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। वो यदि चोरी करता है तो उसको पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। जेल भेजने की बात है ना, तो जेल भेजे ना, क्या है, दंड है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में बोले कि उसे पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, सजा की बात करें, दंड की बात करें, तो हम आते हैं लेवल 1 का स्टेज 1, दंड एवं आज्ञा पालन। मतलब इसका आंसर होगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। क्यों भाई, क्योंकि बोल रहा है बच्चा कि चोरी नहीं करना चाहिए, यदि हिंज चोरी करता है तो उसको पकड़ करके जेल भेज दिया जाएगा। जेल मतलब उसको सजा दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो सजा एवं दंड पालन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सेकंड होगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। 3 लेवल 6 स्टेज, और फर्स्ट स्टेज है दंड एवं आज्ञा पालन। जो ऑप्शन में ए दे रहा है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, ये स्टेज नंबर 4 है। पारंपरिक स्तर का मतलब लेवल 2 का स्टेज 4 है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास स्टेज 6 उत्तर परंपरागत का है। लेवल 3 का स्टेज 6 यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास स्टेज नंबर 2, लेवल फर्स्ट स्टेज 2। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, बस वही है हिंज वाला। हाँ जी, दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है, रूही क्या बोल रही है भाई, कि कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है। मतलब दवाई चोरी नहीं करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि चोरी करना गलत होता है, चोरी करना गलत है। इसलिए रूही कहती है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करना चाहिए। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, मतलब वो कहती है कि जो नियम कानून है उसको पालन करना चाहिए सबको, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। और नियम कानून क्या है भाई,
यही है ना कि किसी को चोरी करना नहीं है। क्या यहाँ दंड की बात कर रहा है? क्या सजा की बात कर रहा है? क्या कहीं रूही लिखा है कि रूही बोल रही है कि पकड़ा जाएगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा? नहीं ना, बस यही नहीं बोल रही है कि चोरी करना गलत है, किसी भी परिस्थिति में चोरी नहीं करना चाहिए। मतलब स्टेज नंबर 4, सामाजिक क्रम विन्यास, या उसको हम बोलते हैं कानून व्यवस्था विनवीकरण। मतलब कानून को, व्यवस्था को बनाए रखना, किसी भी परिस्थिति में उस कानून को ना तोड़ना। तो इसका स्टेज नंबर हो जाएगा 4। मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। पारंपरिक स्तर में है, लेवल 2 में कानून व्यवस्था भी विनवीकरण। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर, पारंपरिक कानून व्यवस्था विनवीकरण, क्योंकि इसमें बोल रही है कि नियम कानून को मानना चाहिए। यहाँ सजा दंड की बात वो नहीं बोल रही है रूही। ध्यान रखिएगा, इस टाइप के 2 क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज में होते हैं, बोलते हैं कि सर इसमें तो दंड आज्ञा पालन होना चाहिए। अरे कैसे होना चाहिए भाई? यही बोल रही है क्या कि चोरी करेगा तो वो जेल में जाएगा, उसको दंड मिलने की बात है क्या? बस इसमें तो ये बोल रही है कि किसी भी परिस्थिति में चोरी करना गलत है, चोरी नहीं करना चाहिए। मतलब ये बोलती है कि नियमों को मानना ही चाहिए सबको, किसी भी परिस्थिति में उस नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है। बिल्कुल, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान। क्रमबद्धता का सिद्धांत कहता है कि सभी बालक का विकास का क्रम एक जैसा होता है, क्रमबद्ध होता है, एक क्रम से चलता है, उसको बदल नहीं सकते। लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है, लेकिन बच्चे में जो विकास होगा वो हर बच्चे का अलग अलग होगा। मतलब विकास की जो गति होगी, गति की दर होगा, वो अलग अलग होगा। तो बोला है कि विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? बच्चे की जो विकास की दिशा होगी, गति होगी, वो अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी, एक जैसा नहीं होगा। जब एक जैसा नहीं होगा तो ऑप्शन फर्स्ट है अनिरंतरता। अनिरंतरता का सिद्धांत क्या? अनिरंतरता का सिद्धांत कहता है कि बच्चे का जो विकास की गति होगी अलग अलग होगी। दूसरा है रैखिकता। रैखिक मतलब एक जैसा, एकरूपता एक जैसा। पृथकता मतलब अलग, पृथक मतलब अलग। तो यही ने कहता है कि बच्चे की जो विकास की गति होती है, दर होती है, वो प्रत्येक बालक का अलग अलग होता है, पृथक पृथक होता है। पृथक मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग, ये चीजें ध्यान रखेंगे आप। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, पृथकता। पृथक मतलब अब ये अलग अलग ना दे करके पृथकता दिया है। पृथक का मतलब बच्चे को पृथक कर देना है, पृथक मतलब अलग अलग कर देना है। तो ध्यान रखिएगा, पृथकता का मतलब अलग अलग होता है। और प्रत्येक बच्चे की विकास की जो गति होगा, कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई तेजी से सीखता है। एक जैसा प्रत्येक बच्चा सीखता है क्या? नहीं सीखता है। मतलब गति की बात कर रहा है तो बच्चे की विकास की जो गति होगी वो अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी, पृथक होगी, एक जैसा नहीं होगा। मतलब एक का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। कथन बोल रहा है कि बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयीकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता या विविधता होता है। बच्चों का जो बचपन होता है, प्रत्येक बच्चों के बचपन की जो स्थितियां होती हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक बच्चे के जो जीवन का शुरुआत होता है एक जैसा नहीं होता। कोई अमीरी में जीता है, कोई गरीबी में जीता है। किसी के लिए प्रत्येक चीज उपलब्ध होता है और किसी के लिए प्रत्येक चीज उपलब्ध नहीं होता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब प्रत्येक बच्चे की जो बचपन होंगी वो भिन्न भिन्न प्रकार से होंगी, विकसित होंगी, एक जैसा नहीं होती हैं, विविधताएं पाई जाती हैं बच्चों के बचपन में। ये बिल्कुल ए नंबर कथन सही है। तर्क क्या दे रहा है? बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। बिल्कुल सही है। बच्चे का जो बचपन होगा वो सामाजिक सांस्कृतिक के अंतर्गत आएगा। जिस समाज में रहेगा, जिस संस्कृति में रहेगा, वैसे बच्चे का विकास होगा। बच्चे के बचपन में भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न समाज की
ऊपर उनके ऊपर बच्चों के ऊपर क्या बोल सकते हैं कि बच्चों के ऊपर समाज और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जैसे समाज में रहते हैं, जैसे संस्कृति में रहते हैं, उनका समाज सांस्कृतिक उनका विकास वैसे ही होता है, उनका बचपन वैसे ही होता है। तो बिल्कुल आर भी बिल्कुल सही है कि बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। समाज में संस्कृति से ही बच्चे का विकास होता है। मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, और दोनों बच्चे के विकास से ही संबंधित है। तो बिल्कुल वो भी जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट, बचपन के बारे में बोल रहा है कि विविधताएं पाई जाती हैं, तो बिल्कुल ए सही है, आर सही है, और आर ए की व्याख्या कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आते हैं 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की सामाजिकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या करता है? सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। सामाजिकरण बच्चे का जटिल प्रक्रिया है। तो सामाजिकरण के बारे में सही क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे के संभाव्य गुण, अंतर्निहित शक्तियां आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। क्या बच्चे में जो गुण क्वालिटी बढ़ते हैं उनके अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, जो आनुवंशिकता होता है, उसी का परिणाम है क्या? बच्चे के सामाजिकरण में, बच्चे के विकास में क्या केवल आनुवंशिकता की भूमिका होती है? ऑप्शन बी है, बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है। चलिए, ऑप्शन बी है इसका कि बच्चे को सामाजिक परिवेश से पूरी तरह से ढाला जा सकता है। क्या बच्चे के विकास में सामाजिक परिवेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये बताइए। केवल आनुवंशिकता, केवल परिवेश, परिवेश मतलब वातावरण, पूरी तरह से परिवेश से ढाला जा सकता है? सी है आपका, बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, और उनमें न तो आनुवंशिकता और न कोई भूमिका है और न ही परिवेश की। अब बताइए, क्या बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका नहीं होती? बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिकाएं होती हैं। ये चीजें ध्यान रखेंगे। और बोल रहे बच्चे का विकास सिर्फ केवल ही सारा का सारा निगेटिव टैग वर्ड्स है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डी नंबर, बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। किसका भाई? तो बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। मतलब आनुवंशिकता और परिवेश मतलब वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चों के सामाजिकरण के बारे में सही है कि बच्चे के सामाजिकरण आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव होता है। बच्चे का विकास आनुवंशिकता और परिवेश मतलब वातावरण का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर। जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं? जन्मजात जिसको सीखना नहीं पड़ता, मूल प्रवृत्ति जिसको सीखना नहीं पड़ता, जन्मजात होता है। अनुकूलन का मतलब होता है वातावरण के अनुसार खुद को ढालना। अरे वातावरण में आएंगे तब ना ढालेंगे जी, ये आंतरिक चीजें हैं। जन्मजात होता है अनुकूलन। स्कीमा मतलब सोचने समझने की क्षमता, मानसिक प्रक्रिया है। स्कीमा पूर्व ज्ञान जो हमारे दिमाग में है, मतलब मानसिक प्रक्रिया, स्कीमा बोलते हैं उसको। ये अंतर्निहित पहले से ही होता है, जन्मजात होता है। क्या स्कीमा को, संज्ञान को हम बना सकते हैं? क्या वातावरण के द्वारा स्कीमा ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये जन्मजात होता है। वातावरण में तो देख करके चीजों को स्कीमा के अंदर लाते हैं हम। स्कीमा पहले से उपस्थित होता है, बच्चे में ज्ञान पहले से उपस्थित होता है, स्कीमा होता है, तो ये जन्मजात होती हैं। मानस चित्रण, माइंड मैपिंग, आएंगे, सीखेंगे, वातावरण में रहेंगे तब न सीखेंगे। प्रक्रियाशीलता, ऑपरेशनल, ये भी रहेंगे वातावरण के द्वारा होगा। ये जन्मजात नहीं होती हैं। जन्मजात क्या होगा भाई? स्कीमा जन्मजात होता है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। 7 का बी नंबर बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन आते हैं 8। लेवाइगुत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में, जेडपीडी पढ़ें आप, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, मतलब वास्तविक विकास और संभाव्य विकास, संभावित विकास के बीच के गैप को, अंतर को। तो लेवाइगुत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना, नया ज्ञान बनाना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का जो सामर्थ्य है, जो जानेगा, उसके बीच के अंतर को जेडपीडी बोलते हैं हम, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो जानते हैं, जो वास्तविक ज्ञान और संभावित ज्ञान जो किसी की मदद से जानेंगे। वास्तविक मतलब जो जानते हैं, मतलब मान के चलिए 100 नंबर का आपका टेस्ट लिए, ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल, 100 नंबर का टेस्ट लिए और 100 नंबर में आप 70 नंबर लाए, तो ये आपका वास्तविक ज्ञान है, मतलब ये आप जानते हैं। और हम पढ़ाएंगे, 1 महीना पढ़ाए, 2 महीना पढ़ाए, तो 2 महीना के बाद आपका स्कोर 90 नंबर आने लगा, वो संभावित है। 85 भी आ सकता है, संभावना है, 90 भी आ सकता है, 95 भी आ सकता है, वो तो संभावना है। तो जो वास्तविक जानते हैं, जो जानेंगे, जो संभाव्य है, जो जानने का सामर्थ्य है मेरे में एबिलिटी, जो जान सकते हैं, उसके बीच के अंतर को, गैप को क्या बोलते हैं? जेडपीडी बोलते हैं। जो जानते हैं, जो बच्चा जानता है, और जो जानने का सामर्थ्य है, जो जानेगा, जो एबिलिटी है, उसके बीच के अंतर को, मतलब 1 नंबर बिल्कुल सही है, जेडपीडी है ये आपका। किस क्षेत्र के बीच के अंतर, किसके बीच में होता है भाई? तो जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का जो सामर्थ्य है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दूसरा, जो कि बच्चा जानता है और उसकी पहुंच के बहुत बाहर है, बाहर नहीं, जानता है सही है लेकिन बाहर नहीं। ऑप्शन सी, जो कि बच्चा जानना चाहता है, जानना चाहता नहीं जी। वास्तविक विकास और संभावित विकास, वास्तविक विकास का मतलब जो जानता है, जानना चाहता नहीं। ऑप्शन नंबर डी, जो कि बच्चा जानना चाहता है, ये भी नहीं होगा, मतलब 8 का ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है। यह किसका उदाहरण है भाई? जैसे बच्चे अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसे उसके साथ उसके घर में किया जाता है। तो मतलब कैसे सीखा वो चीजें? अनुकरण करके। बच्चे, किसने बताया कि बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं भाई? बताइए। मॉडलिंग के द्वारा सीखते हैं, ये बताए अल्बर्ट बंडूरा ने। अवलोकन करके सीखते हैं बच्चे, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत दिए हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि जैसे हम बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे वैसे बच्चे देखेंगे, अनुकरण करके सीखते हैं, अवलोकन करते हैं और अवलोकन करके सीख जाते हैं। मॉडलिंग की बात किया है इन्होंने, ध्यान रखिएगा। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे। इन्होंने बताया कि बच्चे अनुकरण करके, अवलोकन करके, निरीक्षण करके, उसके बाद मॉडलिंग के द्वारा सीखते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है इन्होंने। और सामाजिक अधिगम में 4 स्टेजेज बताए, 4 स्टेज बताए हैं, स्तर 4 सीखने के। पहला अवधान, अवधान मतलब ध्यान लगाना। दूसरा धारण करना, धारण मतलब अपने अंदर समाहित करना। तीसरा पुनरुत्पादन करना, मतलब पुनः यूज करना उसको। और चौथा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ध्यान रखिएगा, ये 4 अवधान, धारण, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। अल्बर्ट बंडूरा ने 4 स्टेज दिए। पहला सीरियल वाइज, अवधान, धारण, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। और कैसे बताया अल्बर्ट बंडूरा ने? बाबू कैसा सीखता है? कैसे सीखेगा भाई? अनुकरण करके, अवलोकन करके। मतलब जैसे हम अपने बच्चों के साथ करेंगे वैसे बच्चे सीख करके अपने मित्रों के साथ भी करेंगे। मतलब संरचनावाद, संरचनावाद का मतलब होता है बच्चा करके सीखेगा, स्वयं से नहीं। सामाजिक संरचनावाद मतलब समूह में स्वयं से करके सीखेगा, बिल्कुल नहीं। अवलोकन अधिगम, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात किया है अल्बर्ट बंडूरा ने, कनाडा के निवासी थे। चीजें ध्यान रखेंगे। 9 का
बिल्कुल होगा सी नंबर। क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर पे। बच्चे तरीके से सीखते हैं और तरीके से नहीं सीखते। तो जो बच्चे का विकास होगा, अधिगम होगा, वो वर्तुलाकार होता है, एक रेखीय नहीं होता, बहुरेखीय होता है। एक रेखीय अधिगम नहीं होता। बच्चे का विकास एक रेखीय नहीं, बहुरेखीय, एक रेखीय नहीं, वर्तुलाकार। बच्चे कैसे सीखते हैं? वर्तुलाकार में विस्तार से, व्यापक रूप से सीखते हैं। एक सीधी रेखा में नहीं सीखते। बच्चे का अधिगम, बच्चे का विकास एक सीधी लंबवत रेखा में ना होकर के वर्तुलाकार, चक्राकार होता है। तो बच्चे कैसे सीखते? वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा दिया एक रेखीय और वर्तुलाकार। बच्चे एक रेखीय तरीके से सीखते हैं नहीं, बच्चे यांत्रिकवादी तरीके से सीखते हैं और संरचनावादी तरीके से नहीं सीखते। अरे बच्चे संरचनावादी तरीके से सीखते हैं, संरचनावादी तरीके से नहीं सीखते। नहीं, संरचनावादी तरीके से सीखते हैं। संरचनावादी तरीका का मतलब क्या? करके सीखना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका एक नंबर बिल्कुल सही है। चलिए, आपका CDP कंप्लीट हुआ। बाकी अब जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपको। यदि आप नए पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू, आई एम काइंडली रिक्वेस्ट यू। आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। और सब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मेरे फोटो पे जा करके क्लिक करेंगे, आ जाएगा सब्सक्राइब का ऑप्शन, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।